Good morning, children. So, we are in second lecture of chapter 13, that is Independent India. Now see, children, in first lecture of this chapter, we have discussed many things about Independent India. Because at the time of independence, you see, nothing was left over, nothing was left over, nothing. Each and everything was taken away. There was no sense what India is called. We wonder how such a large nation can come out of this distress of poverty, unemployment, class conflicts, superstitions, difference of culture, opinion, religion, and whatnot. But as time passed, we, along with our efforts, were able to sail throughout these problems. And today, India is taken into consideration. India is noticed. You see, the India before 75 years, today we are in almost 2020. That means almost 73 years of independence. Right? 73 years of independence. After 75 years, what we have achieved is a great miracle rather. All the things I have written over here. And today we call India as a new India, Naya Bharat, Naya Hindustan. This is the common word which you have gone through. That movie called Uri, right? Naya Bharat. Because you just imagine about India. I told you about economic policy. I told you about many ups and downs. From 1951 to 1991, India was not that India. Everyone dominated us. We were not taken into consideration. You and me हमारी कोई हैसियत ही नहीं थी. ऐसा समझ में. लेकिन आज सब लोग भारत को पूछते हैं. आज पिछले 5 साल में हमारी विदेश नीति इतनी स्ट्रॉन्ग हो गई है कि कोई भी कंट्री भारत को अपोज नहीं कर सकता. अभी मैंने 3 दिन पहले, 3 या 4 दिन पहले पाकिस्तान के वड़ा प्रधान जो है, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, उसकी पाकिस्तानी पार्लियामेंट में स्पीच सुनी थी. तो यूट्यूब पे वीडियोस आते हैं ना, मैं रोज तकरीबन 1 घंटा, क्योंकि ये पढ़ाने में आता है और मेरे को मज़ा आता है. बिकॉज आई रियली फील फॉर इंडिया. होना ही चाहिए ना, आपको भी होना चाहिए. सबसे बड़े हमारे देश कुछ नहीं है. तो मैं अक्सर ये न्यूज़ पढ़ता रहता हूँ. अल जजीरा है, पाकिस्तानी नेटवर्क है, उसका जो टीवी चैनल्स है, जैसे हमारे इंडिया टुडे है, टाइम्स नाउ है, जैसे जैसे बड़ी बड़ी चैनल है, उधर भी है. उसके वीडियोस पे देखता हूँ, न्यूज़ रेगुलर पढ़ता हूँ. तो ये 4-5 दिन पहले की बात है. पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर ने संसद में बोला था, पार्लियामेंट में बोला था कि आज सब लोग इंडिया की बात मान रहे हैं. आज सब इंडिया को रिस्पेक्ट दे रहे हैं. अगर आज इंडिया कुछ गलत करे तो भी लोग बोलते हैं सही है. हमारी क्या औकात है? हमको कोई सुनता भी नहीं है. हमारी कुछ नहीं हैसियत. हम पूरी विश्व में अकेले पड़ गए हैं. हमारे जैसे हमारे 1-2 दोस्त हैं जो हमको मदद के बारे गुमराह करते हैं. और एक बात समझने लायक थी. पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर ने कन्फेस किया कि अगर
एशिया में चाइना को जवाब दे सकता है बैक ऑफ, तो वो इंडिया है। हमने देखा था जून में गलवान क्लैशेस के वक्त, जब गलवान में क्लैश हुआ पहली दफा, तब से हमारी इंडियन आर्मी उधर डटे है। इतनी ठंड तो भी हमारे जवान मां भारती की रक्षा के लिए है। वी आर प्राउड ऑफ इंडियन आर्मी। और पिछले 5 साल में आप देखो तो समाज में आर्मी की इज्जत कितनी बड़ी है। आर्मी भी कन्फेस करती है कि 70 साल की आज़ादी में कभी हमको इतनी इज्जत नहीं मिली, इतना रिस्पेक्ट नहीं हमको मिला। एंड वी आर प्राउड ऑफ आर्मी। बिकॉज ऑफ दिस पीपल वी आर सेफ, हम जी सकते हैं। वरना दोनों तरफ हमारे दुश्मन है, चाइना भी है, पाकिस्तान भी है, लेकिन रोज हमारे जवान उसके मुकाबले में डटे होते हैं। तो ये बात इंडिया की है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी टॉक अबाउट पार्टीशन एंड प्रॉब्लम बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। जब बंटवारा हुआ तो ये प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हुआ, आपको मालूम होगा शायद, फिर भी हम रिवाइज करते हैं कि जब भारत पाकिस्तान अलग हुए तब 3 स्टेट्स का प्रॉब्लम था। मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था, बराबर है। 3 स्टेट का प्रॉब्लम था कि भाई कश्मीर, जूनागढ़ एंड निजाम, हैदराबाद। ये 3 का प्रॉब्लम सॉल्व होना था। उसमें से निजाम और कश्मीर का तो प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया हमने, सॉरी जूनागढ़ का प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया, लेकिन कश्मीर का प्रॉब्लम थोड़ा रह गया क्योंकि राजा हिंदू थे, आवाम मुस्लिम थी, जनमत लिया गया, कहीं का जनमत नहीं मिला, इसीलिए राजा ने ऐसे सोचा कि हम अलग होना चाहते हैं, मतलब इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं। और जोग्राफिकली हो भी सकता था, वो हमारे यूनियन में नहीं आए। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वो बात नहीं बनी। कश्मीर आजाद रहा। ठीक बंटवारे के बाद पाकिस्तान ने कश्मीर पर हमला किया कबालियों की मदद से। कई सारे वीडियोज आप देख लेना। कबालियों ने हमला किया, वो कश्मीर का प्रदेश जीतते जीतते श्रीनगर तक पहुंच गए। कश्मीर के राजा जो हरी सिंह थे, उसने भारत से मदद मांगी कि भैया हमको आप मदद करो, कबालियों से बचाओ। उस वक्त हमारे होम मिनिस्टर थे वल्लभ भाई पटेल, मना कर दिया, सॉरी, व्हाई शुड वी डाई। अगर आप आज़ाद रहना चाहते हो तो आपको अपना सेल्फ डिफेंस करना चाहिए। व्हाई शुड हमारे इंडियन पीपल डाई। हमारे सैनिक आपके लिए क्यों मरे? आपको आज़ादी चाहिए, आप लड़ो। अगर कश्मीर भारत का एक हिस्सा होता तो हम आपकी मदद करते, मदद नहीं कर सकते। दिन ब दिन पाकिस्तान आगे बढ़ रहा था, पूरा कश्मीर निकल जाने का उसका प्लान था। फिर राजा हरी सिंह घबराए और सक्सेशन इंस्ट्रूमेंट श्रीनगर एयरपोर्ट पे साइन किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल उधर गए, सब बातचीत हुई कि भाई चलो हम जम्मू कश्मीर को इंडिया में मर्ज करने के लिए तैयार है, आप मेरी मदद करो, बस बात फाइनल हुई। इंडियन आर्मी रिस्पॉन्डेड, अ ट्रीटी ऑफ सक्सेशन वाज साइंड ऑन श्रीनगर एयरपोर्ट। चंद घंटों में इंडियन आर्मी ने अटैक किया, कबालियों को मार भगाया। कश्मीर में पहली बार पाकिस्तान की हार हुई, भागना पड़ा। और ये इंस्ट्रूमेंट सक्सेशन का जब साइन किया, उसके पहले पाकिस्तान ने तकरीबन 37,100 स्क्वायर किलोमीटर्स का प्रदेश जीत लिया था, जिसको आज हम पीओके बोल रहे हैं। वो भी हमने जीत लिया था, कबाली को भगा दिया था।
वापस ले लिया कश्मीर पूरा। उस वक्त अक्साई चिन्ह नहीं था, पूरा कश्मीर आ गया था वापस। बात खत्म हुई, पाकिस्तान की मन की मैन में रह गई, कश्मीर लेने का सपना टूटा। फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल अपने 75th बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए गुजरात आए थे। अमूल डेयरी की स्थापना हुई, ये जो मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, वल्लभ विद्यानगर एजुकेशन इंस्टीट्यूट की नींव रखी गई। वो सब अपनी मातृभूमि में कर्मभूमि आए थे, क्योंकि उसका जन्मस्थल वल्लभ विद्यानगर के बिल्कुल बगल में ही है, करमसद। वो सब 75th बर्थडे उधर सेलिब्रेट किया। उधर दिल्ली में हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू, उसने बिना कोई कंसल्ट किए होम मिनिस्टर से जो कश्मीर का मामला था, जो पाकिस्तान बोल रहा था पहले हमने जीत लिया था, ऐसा ऐसा कुछ, वो मामला यूएन में दाखिल कर दिया। सरदार वल्लभ भाई पटेल बहुत चिल्लाए, बहुत गुस्सा हुए नेहरू के ऊपर कि तूने क्या किया, हम कई कोई इंटरनेशनल बॉडी को इन्वॉल्व करें, हमारा प्रॉब्लम है हम सॉल्व कर लेंगे, इसमें यूएन की कोई जरूरत नहीं है। फिर भी वो नहीं माने और यूएन ने सीज फायर किया कि जहां है आप रुक जाओ। उसी समय कश्मीर ने 37,000 स्क्वायर किलोमीटर का प्रदेश जीत लिया था और उधर सीज फायर हुआ। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में आज भी वो केस पेंडिंग है, 70 साल हो गए, मालूम नहीं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को क्या हुआ है, आज भी वो फैसला नहीं सुना सकते, आज भी वो पेचीदा प्रश्न है। हम बोलते हैं कि वो प्रदेश हमारा है, पाकिस्तान बोलता है कि जब राजा हरी सिंह ने ट्रीटी साइन की इंडिया में मर्ज होने के साथ, उससे पहले हमने प्रदेश जीत लिया था, इसीलिए वो प्रदेश हमारा है। यूएन ने दोनों की बात रख ली और बोला ये नो मैन लैंड है, नहीं ये प्रदेश भारत का है, नहीं ये प्रदेश पाकिस्तान का है। तो आज उसको बोले जाते हैं पीओके, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। टेक्निकली स्पीकिंग, ऑन पेपर Pakistan do not have any control over that region, but off the paper that is the worst area of world, क्योंकि पाकिस्तान ने वो जगह को जो एक समय स्वर्ग था कश्मीर, वो जगह को जहन्नुम बना दिया, जन्नत में से दोखज बना दिया। उसके बाद 3-4 वॉर हुए पाकिस्तान और भारत के। पाकिस्तान हर वक्त बुरी तरह हारा। बांग्लादेश में रेवोल्यूशन हुआ ईस्ट पाकिस्तान, भारत ने मदद की और ईस्ट पाकिस्तान में से 1971 में बांग्लादेश बन गया। वो थोड़ा पाकिस्तान को थोड़ा अच्छा नहीं लगा कि उन्होंने भी मन में ठान ली कि आपने हमारा एक हाथ काट डाला, ईस्ट पाकिस्तान में से बांग्लादेश बना डाला, हम आपके कश्मीर को काट देंगे। तब से लेके आज तक पूरी पाकिस्तान की राजनीति, पूरी पाकिस्तान की डिप्लोमेसी, जो भी नेता आते हैं, अगर उसको सत्ता में रहना है, वो पाकिस्तान की कैसे बजाते हैं। इस बात पर 50 साल हो गए। अगर 50 साल में अपना सोचा होता तो आज पाकिस्तान कहाँ होता। लेकिन 50 साल में जो भी पॉलिटिकल चेंजेस हुए, डिक्टेटोरियल गवर्नमेंट आई, मिलिट्री शासन आया, कुछ भी, उधर कोई डेमोक्रेसी जैसी कोई चीज ही नहीं है, आर्मी सब कुछ हैंडल करती है। कितने
पैसे बर्बाद किए कश्मीर को अलग करने के लिए। हिंदुस्तान ने अलग जब हमको भी दिक्कतें हुई, हमको भी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। फिर 1987 में से उधर से जब पंजाब में आतंकवाद खत्म हुआ, फिर 71 के इशू के बाद उन्होंने पंजाब में आतंकवाद भड़काना शुरू किया। पाकिस्तान में खालिस्तानी, पंजाब को अलग करना था, हिंदुस्तान खालिस्तान है पाकिस्तान, आतंकवाद भड़काया। लेकिन हमारे जो प्रधानमंत्री थे इंदिरा गांधी, उसने ऑपरेशन ब्लू स्टार कंडक्ट किया सोमनाथ मंदिर में, गोल्डन टेम्पल अमृतसर में, और एक ही दिन में जो 10 साल से आतंकवाद चल रहा था पंजाब में, वो खत्म कर दिया, ऑपरेशन ब्लू स्टार। तकरीबन 600 आतंकवादी मार दिए रहे थे, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि यू कैन नॉट रेड रिलीजियस प्लेसेस। तो ये आतंकवादी क्या करते थे? पंजाब के हमला करते थे, बमबारी करते थे, हत्याएं करते थे, और रिलीजियस प्लेस में छिप जाते थे, हत्या कर करके, हमला कर करके, तब लगा रखा था। फिर इंदिरा गांधी जी ने सब कुछ एक बाजू रख दिया, कॉन्स्टिट्यूशन की ऐसी की तैसी कर दी, और ऑपरेशन ब्लू स्टार लॉन्च किया 1983 में। अमृतसर के सोमनाथ मंदिर में टैंक घुसा दिए थे, क्योंकि वो सबसे बड़ा अड्डा था, और उसका नेता जो था भिंद्रानवाले, जो खालिस्तानी कमांडो का मेन चीफ था, जो पंजाब की आज़ादी के लिए लड़ता था, भिंद्रानवाले, उसके कई साथी मारे गए, भिंद्रानवाले भी मारे गए, लेकिन उसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी। 84 में इंदिरा गांधी की हत्या हुई, उसके बॉडीगार्ड ने की ना, सतवंत सिंह और बीएन सिंह ने, क्योंकि सुवर्ण मंदिर में क्या तोप चलाई थी। वो बाद में पाकिस्तान उधर हारा पंजाब में, 2-3 साल शांति से बैठा, मतलब प्रिपरेशन में बैठा, और उसने फिर टारगेट किया कश्मीर। 87 से लेके आज तक कश्मीर में आतंकवाद फैला रहा है, गुमराह करता है लोगों को, राइट। और जो पीओके की नाम की जगह है, उधर उसने आतंकवादी के लॉन्चिंग पैड्स बनाए, उधर टेरर कैंप खड़े किए, और पाकिस्तान में 3-4 ऐसे संगठन हैं, जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-तोयबा, नाम भी बड़े बड़े रखे हैं। तो ये जो सारे आतंकवादी संगठन हैं, कि उसके आतंकवादी उधर ट्रेनिंग लेते हैं, आर्मी, पाकिस्तानी आर्मी, पूरी दुनिया को मालूम है, पूरी दुनिया को, कि पाकिस्तानी आर्मी जो ISI बोलते हैं, वो ट्रेन करके आतंकवादी को और इंडिया में भेजते हैं, खून खराबा करते हैं। कई सालों तक चला, कई निर्दोष लोग मरे, हमारे जवान शहीद हुए, पुलिस वाले शहीद हुए, आतंकवाद बढ़ता गया। और विदेशी जो ताकतें थी उस वक्त, अमेरिका पाकिस्तान को खूब सपोर्ट करता था। हमने चिल्ला के यूएन में आतंकवाद के बारे में आवाज़ उठाया, लेकिन किसी ने नहीं सुना, क्योंकि उस वक्त अमेरिका पाकिस्तान को मदद कर रहा था। लेकिन जब ट्विन टावर पे हमला हुआ, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हमला हुआ, ये ओसामा बिन लादेन वाले इश्यू, फिर उसके तार पाकिस्तान से जुड़े हुए निकले। अमेरिका का रवैया अचानक बदल गया पाकिस्तान की तरफ। जो एक समय का दोस्त था पाकिस्तान, उसको अमेरिका ने अवॉइड करना शुरू कर दिया, क्योंकि हर वीक जब हम पीओके की बात कर रहे थे यूएन में, आतंकवाद की बात कर रहे थे, तो अमेरिका को सब कुछ मालूम था, अमेरिका का स्पॉन्सरशिप भी उधर था, क्योंकि बहुत वेपन्स देते थे पाकिस्तान को, और ये वेपन्स इंडिया में इस्तेमाल होते थे इंडिया के खिलाफ, प्रॉक्सी वॉर जिसे बोलते हैं। फिर भी अमेरिका ने भारत का साथ नहीं दिया, आतंकवाद बढ़ता चला गया। इसके बीच 1999 में कारगिल युद्ध हुआ,
और इतना हमारे जवान ने उसको जवाब दिया पाकिस्तान को। कारगिल युद्ध भी हारा। आज 2-3 मूवी भी कारगिल पे बनी है, राइट? LOC ये सब मूवी देखना कभी। पाकिस्तान समझ गया कि हम सामने से ओपन वॉर कभी हिंदुस्तान के साथ नहीं लड़ सकते और हमारे पास ताकत भी नहीं, जीत भी नहीं सकते। इसलिए आतंकवाद के जरिए हिंदुस्तान को कैसे सताया जाए, उसके रिसोर्सेज कैसे खत्म किए जाए, उसको कैसे आतंकवाद में एंगेज रखा जाए, वो शुरू किया, राइट? अक्षरधाम पे हमला हुआ, मुंबई की ताज होटल में हमला हुआ, पार्लियामेंट पे हमला हुआ। ये सब देन पाकिस्तान की है। सारे जो टेररिस्ट पकड़े जाते थे वो पाकिस्तान के गए। शायद आपने वो मूवी देखी होगी, ब्लैक फ्राइडे 26/11, जब मुंबई में हमला हुआ था। 10 आतंकवादी घुस गए थे मुंबई में, उसमें से 9 को तो मार गिरा था, एक पकड़ा गया था कसाब, बराबर? सब उसने कन्फेस किया था ना कि हम पाकिस्तान में से ट्रेन होके आए थे, ऐसा है ऐसा है ऐसा है। समय चलता गया, फिर नई सरकार 2014 में आई, फिर पुलवामा में हमारे जवान पे हमला हुआ। उसका ऐसा जवाब दिया एयर स्ट्राइक करके कि पाकिस्तान दंग रह गए। पाकिस्तान ने सोचा भी नहीं था कि हिंदुस्तान ऐसा कर सकता है। हिंदुस्तान ऐसा कर सकता है कभी सोचा भी नहीं था, क्योंकि इतने साल थे जब जब पाकिस्तान ने आतंकवादी भेजे हमने सहन कर दिया है। तो उसको क्या था, 2-4-5 दिन हिंदुस्तान चिल्लाएगा, इंटरनेशनल कम्युनिटी को बताएगा, बराबर ये हुआ, हम तो अपनी दुकान शुरू ही रखते, अपना खेल शुरू ही रखते। उसने सोचा ही नहीं था कि इंडिया ऐसी तरह रिएक्ट करेगा। उस पर पूरी मूवी बनी है, पूरी, बराबर, द सर्जिकल स्ट्राइक। और आतंकवादी के लॉन्च पैड्स नष्ट किया, कई आतंकवादी को मार गिरा है। और ये नई गवर्नमेंट जो है वो जीरो टॉलरेंस पे काम कर रही है। पाकिस्तान के सामने जीरो टॉलरेंस पे काम कर रही है। जितने आतंकवादी आते हैं मार गिराते हैं भारतीय सेना। और पिछले साल जो कश्मीर को स्पेशल स्टेटस दिया गया था 70 साल पहले, 370 का इश्यू था, कश्मीर अलग था। और इसमें हमारी भी बहुत गलती है कि कश्मीर के जो पॉलिटिशियंस थे, जिसको आज बुटकर गैंग बुलाते हैं, राइट? मुफ्ती मोहम्मद है, ऑल दिस अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला है, ऑल दिस पीपल, उसने भी कश्मीर को लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। सब अपनी जागीर ही समझते थे। इधर से सेंट्रल गवर्नमेंट उसको सपोर्ट करती थी। 70 साल तक 370 का कलम लगा रखा, आर्टिकल 370, कश्मीर का स्पेशल स्टेटस। पिछले साल अगस्त में 5 अगस्त 2019 ये नई गवर्नमेंट ने वो 370 का कलम हटा दिया और कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बना दिया। आज कश्मीर देखो आहिस्ता आहिस्ता मेन स्ट्रीम में आने लगा है, क्योंकि अब इंडियन आर्मी का उधर सिक्का चलता है। डायरेक्टली इट इज कंट्रोल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। पाकिस्तान बौखलाया जब हमने 370 का कलम रद्द किया। बहुत धन पछाड़े किए, बहुत धन पछाड़े किए, पूरी दुनिया में चिल्ला चिल्ला के सबको बताने चला। उसके जो प्राइम मिनिस्टर थे इमरान खान, जब वो, एक बात मैं आपको बताता हूं, जब वो क्रिकेट खेलते थे उसकी नामना बहुत थी, अच्छे बॉलर थे, लेकिन जब वो हमारा इंडिया का जो प्लेयर है वीरेंद्र सहवाग की जब उधर इंडियन टीम में एंट्री हुई थी और पाकिस्तानी टीम उस वक्त बॉलिंग में टॉप पर थी। आप कभी पुरानी मैचें देखना, उस वक्त उसके पास बहुत सारे बॉलर्स थे, बहुत दुनिया के सबसे बेहतरीन बॉलर्स पाकिस्तान के पास थे। इमरान खान थे, ये शोएब अख्तर था, वसीम अकरम था, आज सब रिटायर होके जो कमेंट्री में फाका फौजदारी करते हैं ना, वो सब
वो सहवाग के सामने बॉलिंग करते थे ना, तो सहवाग एक एक की छुट्टी कर देता था। मैं तब छोटा था, आप पुराने मैच देखना, बहुत मजा आएगा। सहवाग इतना मारता था, वो लोग डरते थे सहवाग के सामने बॉलिंग करने के लिए। उसके पहले श्रीकांत, हमारा जो ओपनर बैट्समैन था, वो भी इतना मारता था, राइट। तो मेरे कहने का मतलब है, क्रिकेट के मैदान में भी इमरान खान की पिटाई हो गई थी, और अभी पॉलिटिक्स में भी भारत ने उसकी पिटाई कर दी है। 370 का आर्टिकल जब हमने सब्रोगेट किया, कैंसिल किया, पूरी दुनिया के सामने चिल्ला चिल्ला के खड़ा रहा पाकिस्तान, पूरी दुनिया को बताने चला। उसके जो प्राइम मिनिस्टर थे, इधर जाते थे उधर जाते थे, यूएन में गए, यूएस को बताया, पराने को बताया, डिकने को बताया, इवन उसके जो इस्लामिक कंट्रीज थे, मिडिल ईस्ट कंट्रीज, गल्फ कंट्रीज जिसे हम बोलते, उसने उसको भी बताया ये इंडिया ने गलत किया, ये नहीं होना चाहिए। इंडिया ने स्पष्ट अपनी बात रख दी, ये हमारा आंतरिक मामला है, आप क्यों चिल्लाते हो? हम हमारे देश में जो भी बदलाव लाना चाहते हैं ला सकते हैं, दैट इज नॉट ऑफ योर बिजनेस। इफ वी आर कैंसलिंग आर्टिकल 370 and 35A, then what is hurting you? हमारे भी कई ऐसे पक्ष ने विरोध किया था, हाँ? क्योंकि हमारे भारत में भी गंदा रोटी कोई कमी नहीं है, कई उछल रहे थे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। और आज आप देखो तो कश्मीर में आहिस्ता आहिस्ता बाहर लौट आई है, आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मलाइजेशन होने लगा है, आहिस्ता आहिस्ता कश्मीर इंडिया के मेन स्ट्रीम में आने लगा है, टूरिस्ट को यहाँ से। और अब एक ही पैच बता है पीओके, जो इंडियन आर्मी सेफगार्ड करता है। आज पाकिस्तान की हालत ये है कि जैसे एक झटके में पूरे कश्मीर में 370 नाबूद कर दिया इंडिया ने, ये प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर है जो, हाँ? तो ये शायद ये पीओके भी ले जाएंगे। आज उसको वो नींद नहीं आती है, जो 75 साल से यूएन का केस चल रहा है, वो तेल लेने जाए यूएन, देखा जाएगा क्या होता है। लेकिन उसको एक डर है कि पीओके ले जाएंगे, पीओके ले जाएंगे, और हो भी सकता है क्योंकि आज इंडियन आर्मी सब खूब स्ट्रॉन्ग है। पीओके लेना कोई जानी बात नहीं है, एक दिन का काम है, एक दिन का भी काम नहीं है। सब और पाकिस्तान एक्सपोज हो चुका है, सब मामले में फेल हुआ है, कोई आज उसकी हेल्प नहीं कर रहा है। सबको मालूम है ये लोग सिर्फ आतंकवादी एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, खुला पड़ चुका है पूरी दुनिया में। तो आज पाकिस्तान के लिए बहुत खराब समय चला है। आज वो सोचता होगा शायद कि अगर हमने इंडिया से अच्छे ताल्लुकात रखे होते तो हमारी ये हालत नहीं होती। जब पुलवामा हुआ तब हमने ट्रेन सब कुछ बंद कर दिया, हमको तो कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन आज पाकिस्तान का हालत देखो, कितने बुरे हालत है, खाना पीना दुश्वार हो गया है, इतनी महंगाई बढ़ चुकी है, क्योंकि सारा माल हिंदुस्तान से जा रहा था, अमृतसर बॉर्डर से, वाघा बॉर्डर से। Before Pulwama, it is said almost 250 trucks every day was going to Pakistan with all the things loaded: gehu, chini, atta, shadbaji, spices, everything. वो सब बंद हो गया। पाकिस्तान की इतनी औकात नहीं है वो सब फसल अपने आवाम के लिए बना सके। और बाहर से अगर इंडिया से कोई दूसरे देश में से आप इंपोर्ट करो तो बहुत महंगा पड़ता है। उसने अपनी जीत कायम रखी। आज पाकिस्तान की हालत इंटरनल क्लैशेस जैसी हो गई है, पाकिस्तान अपने आप टूटने को बैठ गया है। ये कुछ बुक में नहीं लिखा है, लेकिन मैंने आपको पूरी स्टोरी बताई 1947 से लेके आज तक की। आज पाकिस्तान की हालत कश्मीर कश्मीर
कार्ड से माला जपते जपते पाकिस्तान खुद बर्बाद हो गया है कश्मीर के लिए। उसके नेता लोग भी सोचते होंगे कि जितना पैसा हमने, जितना टाइम, जितना पैसा हमने कश्मीर के लिए बहाया, उससे तो अच्छा होता कि हम अपने डेवलपमेंट में ये पैसा लगाते तो पाकिस्तान अच्छा मुल्क होता, हमारी इज्जत होती, लोग हमको बुलाते, हमारा रिस्पेक्ट होता। आज कुछ नहीं है। अरे प्राइम मिनिस्टर कहीं भी जाता है कोई उसको भाव भी नहीं देते, उसके फॉरेन मिनिस्टर को कोई बुलाते नहीं है। ये आज उसकी इज्जत है। समझ में कुछ नहीं बुक में लिखा है, लेकिन ये रियलिटी है। देख लेना, ढूंढ लेना, अगर मेरे एक शब्द भी गलत है तो। राइट? एंड दैट इज व्हाई आई रोट वन वर्ड हियर ओवर व्हिच इज कॉल्ड न्यू इंडिया। आज नया भारत है। भारत दोनों, आज दो भारत है। एक भारत रिस्पेक्ट देना चाहता है और एक भारत आज ऐसा है अगर आप उसकी उंगली करो तो पूरा हाथ काट देता है। पहले बहुत सह लिया, बहुत पाकिस्तानी मनमानी कर ली। उसको मालूम था इंडिया जवाब नहीं देता है। इंडिया शांति प्रिय देश है। यूएन में कंप्लेन करेगा, चिल्लाएगा, दो चार दिन फरियाद करेगा सबको, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या कर देगा? लेकिन जब भारत ने जवाब देना शुरू किया तब पाकिस्तान बौखला गया कि भाई ये तो हमने सोचा भी नहीं था कि तो भारत तो रिटेलिएट होता है। अगर हम एक को मारते तो वो 10 को मार गिराता है। पहले हम भारत की आसानी से उंगली कर सकते थे, आज वो पूरा हाथ काट देता है। अभी दूर रहो भारत से भाई, ये नया इंडिया है। घर में घुस के मारेगा, ऐसा ही बोलते हैं ना यूनिपुरी में। तो ये एक बदलाव है मॉडर्न इंडिया में, और अंदर भी कई सारी चीजें बदली। आज इंडियन इकोनॉमी कहां से कहां पहुंच गई। आज वी आर सेल्फ रेलिंग इन फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। हमारी स्पेस टेक्नोलॉजी जो, इसरो देखो, बीआरसी देखो, इंडिया इज ऑलमोस्ट सेल्फ रिलायंट, राइट? ईच एंड एवरी मल्टीनेशनल कंपनी इज वर्किंग इन इंडिया, ईच एंड एवरी मल्टीनेशनल कंपनी इज इन्वेस्टिंग इन इंडिया, राइट? अभी एक रिपोर्ट मैंने पढ़ी थी, ये पेंडेमिक के ईयर में साउथ ईस्ट एशिया में यूरोप और अमेरिका का जो इन्वेस्टमेंट होता है वो था $70 बिलियन। $70 बिलियन साउथ ईस्ट एशिया में यूएस और अदर कंट्रीज का इन्वेस्टमेंट हुआ। उसमें से 70% मतलब ऑलमोस्ट $51 बिलियन हिंदुस्तान में इन्वेस्टमेंट हुआ है। सोचो, ये सब हमारे प्रधानमंत्री के प्रयास से होता है। आज इंडिया कहां से कहां पहुंच गया है। Out of $70 billion, $51 billion investment was just occupied by India। और इंडिया में भी लास्ट ईयर सबसे मैक्सिमम फॉरेन इन्वेस्टमेंट आया गुजरात में। हमारे लिए गर्व की बात है। जो $51 बिलियन के इन्वेस्टमेंट हुआ वो सारे स्टेट्स में होते हैं, उसमें से मैक्सिमम स्टेट को जो बेनिफिट मिला वो गुजरात का था। गुजरात में लास्ट ईयर मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट आया। इससे हमारी इकोनॉमी बढ़ेगी, सब कुछ का फायदा होगा। तो ये हमारा हिंदुस्तान है, समझ में? So this was all the things. The relation between India and Pakistan has always been bitter since independence. The dispute over marking of boundary never resolved, which has been constant infiltration across the border. The Kashmir issue has added fuel to the fire and the bitterness. अभी कश्मीर इशू है ही नहीं, डर गया है पाकिस्तान। There were many wars in
1948, 65, 71. However, all the times Pakistan was defeated. कारगिल इशू भी हुआ था, कारगिल में भी बहुत बुरी तरह पाकिस्तान हारा था. Tashkent Treaty was signed and Simla Agreement are the two post-war agreements signed by India and Pakistan. However, Pakistan did not follow the clauses of the agreement. रोज ceasefire का भंग होता है और इंडियन आर्मी जवाब भी देते हैं. रोज आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, रोज फायरिंग करते हैं, उसका जवाब हम देते हैं. अगर आपको एग्रीमेंट की कोई अहमियत नहीं है तो हमको भी कहा है. अगर आप रिस्पेक्ट नहीं करते तो हम भी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे. जवाब इनका जवाब पत्थर से तो देना पड़ेगा ना. When Pakistan forces entered Kargil in 1999, Indian has to use military force. भगा दिया था, कारगिल वापस दिया था. India conducted nuclear test in 98, followed by Pakistan. Hence today, both the nations have nuclear weapons. It is sad fact that Pakistan have never responded positively with the friendly gestures to maintain Indian unity. कई बार उन्हें मित्रता का हाथ बढ़ाया, लेकिन पाकिस्तान ने हमेशा मजाक ही उड़ाया. आज वही मजाक उसको भारी पड़ रहा है. आज वो सोचता है भले बाहर से दिखावा करे, ढोंग करे, लेकिन अंदर से उसको मालूम पड़ गया है कि भारत से दोस्ती अच्छी है. आज हम कंगाल हो चुके हैं और वही इंडिया चाहता है. भीख मंगा पाकिस्तान बन गया है. नाउ मॉडर्न इंडिया implementation. What we have attained after 70 years of independence. Implementation of 5 years plan has ushered the age of industrial development in true sense. मैंने बोला ना, इंडिया आज 2025 तक वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने जा रहा है. सब लोग इंडिया की नोटिस कर रहे हैं. Notable development has taken place in cotton, textile, sugar industry, steel, engineering, chemical, coal mining. ये तो सब पुराने हैं. आज आप देखो तो इंडिया सबसे आगे दुनिया में आईटी कल्चर में है. इंडिया का जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कॉन्सेप्ट है वो सबसे बढ़िया इंडिया में है. अब आप अपनी आईटी जायंट्स देखो, टीसीएस देखो, इन्फोसिस देखो, वर्ल्ड लेवल की कंपनियां हैं जिसको अमेरिका भी रिस्पेक्ट करता है. We have become self-reliant in the field of industrial production, make in India. आज सब कुछ भारत में बन रहा है, सब कुछ भारत में बनता है. Marked progress have been evident in the field of electronics, energy, computer, microchips, telecommunication, fertilizer, etc., etc. Many critics believe that India would not be able to sustain longer as nation become militant soon. But India has proved this prediction wrong. Till date, India is proud of making republic. पहले वो लोग सोचते थे भारत नहीं टिक सकेगा, लेकिन 75 साल के बाद भी हमारा देश रिपब्लिक है. वो सबसे बड़े गर्व की बात है. आज भी हम डेमोक्रेटिक, दुनिया की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है. समझ में? India has exemplified unity in diversity. And the diversity has never become hindrance in our progress. सब मिलजुल के रहते हैं, फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, मौज करते हैं. हाँ, छोटी मोटी तकलीफें होती है लेकिन वो सॉल्व हो जाती है. Right? The nation has developed industries, science, infrastructure, agriculture, and education. सब में इंडिया आगे है. Right? On the other side, it is true that the caste discrimination still prevails in many parts of India. वो तो चलेगा थोड़ा in our nation. Throughout the constitution has declared India as a secular nation. Communal tension is not the uncommon thing. छोटी मोटी लड़ाइयाँ होती रहती है. The most bothersome problem of our nation is the widening gap between rich and poor. वो तो सारे देश में है, दुनिया के सारे देश में प्रॉब्लम्स है, सिर्फ इंडिया में नहीं है. Certain sections have been tremendously benefited out of economic development of the country and live luxury. On the other side, many people live below poverty line. कई सारी सरकार की नीतियां जो थी वो फेल हुई, करप्शन हुआ. ये तो सब भैया बताओ, वरना पॉवर्टी भी चली गई होती. The people living in slums cannot afford to send their children to school. Corruption and inflation increasing at alarming rate. महंगाई एक मुद्दा है.
Our constitution considers everyone equal as a part of law. But in reality, certain Indians are more powerful compared to others. As per ideals set up by the constitution at the time of independence, we have not been completely successful in democracy yet. We are not absolutely unsuccessful. अभी इंडिया के कई सारे एरियाज में काम करना है, अनएम्प्लॉयमेंट हटाना है, पॉपुलेशन कंट्रोल करना है। अभी भारत ने जो अचीव किया उससे 10 गुना अचीव करना है, लेकिन उसमें पॉलिटिकल यूनिटी चाहिए, सबका साथ सबका विकास का सूत्र चाहिए, हमारी अंडरस्टैंडिंग चाहिए, एजुकेशन चाहिए, सब कुछ चाहिए। सिर्फ सरकार कुछ नहीं कर सकती, सरकार को हमको मदद करना पड़ेगा, हमको अगर सिटीजन की तरह काम करना पड़ेगा, तो ही हमारा भारत महान बन सकता है। बातें करने से नहीं बनता। The lopsided focus of the economic development has the cost of environmental degradation. ये तो यूनिवर्सल इशू है, ग्लोबल वार्मिंग। आप साइंस में पढ़े हो ना, ग्लोबल वार्मिंग, इंडियन वार्मिंग नहीं कभी पढ़े हो, तो ये कहाँ का इशू हुआ? एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन आज ग्लोबल स्टेज में है, तो इंडिया में सिर्फ ना प्रॉब्लम हो, हाँ हो सकते हैं, वो अच्छा कर सकते हैं अपने हिसाब से। Mirabeau, who was a disciple of Mahatma Gandhi, wrote in 1941 that science and technology would surely benefit the humanity to a great extent, but finally it would lead to destruction. वो तो अपनी सोच पे है, कैसे हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं। साइंस बेनिफिट के लिए भी होता है और बर्बादी के लिए भी होता है, राइट? आज साइंस बेनिफिट के लिए कहाँ से कहाँ जा सकते हैं, बर्बादी के लिए एटम बम भी बना सकते हैं। आपने नागासाकी हिरोशिमा का सुना है, देखा है, ऐसे कुछ। We should live our life in accordance with nature and maintain this natural balance, so we can sustain longer. ये थोड़ी सी कम दी गई है, लेकिन जो सही है वो तो हमको सही बनाना पड़ेगा। मैंने बार बार बोला है, जो बुक में वो सब कुछ सही नहीं है, हाफ ट्रूथ विद हाफ लाइज। आज आप इंडिया की इज्जत देखो, आप इंडिया के रिस्पेक्ट देखो, तो आपको मालूम पड़ेगा ये तो कुछ लिखा ही नहीं है। टुडे वर्ल्ड इज नॉट टेकिंग नोट ऑफ इंडिया, राइट? आज यूएन में हमारी हिंदी चलती है, उससे बढ़िया क्या हो सकता है? हमारे प्रधानमंत्री अभी एस्टैब्लिशमेंट दे गया अक्टूबर में यूएन में, तो वर्चुअल मीटिंग ली थी, तो हमारे प्रधानमंत्री ने यूएन में हिंदी में संबोधन किया था। दैट इज अ ग्रेट अचीवमेंट, राइट? तो मेरे कहने का मतलब क्या है, अगर हम नेगेटिव देखते हैं तो पॉजिटिव साइड भी देखो भैया। हम ये बोलते हैं हमने ये गवाया, वो गवाया, वो गवाया, वो अच्छा गवाया, मतलब हम गवाया, दैट आई एग्री, बट हमने जो अचीव किया वो तो देखो, हम कहाँ थे और कहाँ पहुंच गए। ये कोई आसान राह तो नहीं थी, इतनी मुश्किलें आई, अभी भी आती है। आज इंफ्रास्ट्रक्चर कितना डेवलप हो रहा है इंडिया में, कितने सारे रेलवे लाइंस, रोड लाइंस, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स एस्टैब्लिश हो रहे, काहे को? इंडिया को इकोनॉमिकली आगे ले जाने के लिए। अगर इंडिया इकोनॉमिकली आगे बढ़ेगा तो सबको रोजी रोटी मिलेगी, सबको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, तब जाके इंडिया महान बन सकता है। सिर्फ बातें करने से, मुंह रखने से महान नहीं बन सकता, कुछ करना पड़ेगा। एंड देयर इज अ सिंसियर एफर्ट्स गोइंग ऑन कि भाई हिंदुस्तान खरे अर्थ में हिंदुस्तान बन सके, इंडिया बन सके, ऐसा समझ में। तो ये जो सारी चीजें हैं वो हमारी इंडिया के लिए है, राइट? आई होप यू आर एंजॉयिंग दिस लेसन, क्योंकि पिछला जो टॉपिक था पाकिस्तान का, वो सब मालूम है सबको क्या हुआ था, लेकिन सच्चाई भी मालूम था। आज क्या है मैंने वो आपको बताया जो बुक में नहीं था। समझ में, वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, सब कुछ तो नहीं बता सकता भैया, समझ में। तो ये हमारी बात हुई, ये हमारा नया भारत बना, और आप ही लोग पढ़ के ये भारत को आप आगे ले जा सकते हो। आप पढ़ोगे भी, बड़े बनोगे, कुछ ना कुछ करोगे और देश का नाम रोशन करोगे।
कल के भारत की बात कर रहे हैं। कैसा होगा मेरा भारत, कैसा होगा मेरा देश। और अगर कल मेरा देश अच्छा चाहिए तो आज उसको बनाने के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी। सही बात है ना? सपने देख के कुछ नहीं होता, मेहनत करनी पड़ेगी। क्यों करते हैं? Understood? So children, you are the better citizens of tomorrow. हमसे बेहतर आप बन सकते हो कल। Let India be proud of you. Make proud our motherland. क्योंकि हमसे ही हमारा भारत पहचाना जाता है। जितना मैं अपने देश के लिए कंट्रीब्यूट करूं उतना ही मेरा भारत बढ़ेगा आगे। अगर सब ये सोचे कि चलो मैं क्या कर सकता हूँ अपने देश के लिए, एज ए सिटीजन मैं क्या कर सकता हूँ, हर एक सिटीजन सोचे, 138 करोड़ सिटीजन ऐसा सोचे तो सोचो भारत कहाँ से कहाँ जा सकता है। एंड दैट इज द ट्रू लेगेसी ऑफ अवर इंडिया which we have to maintain, which we have to show, and then only we will get new India. Understood? बाकी बातें करने से नहीं होगा। So I'm ending this 13th chapter. I hope you enjoyed. मजा आया होगा। Today in this chapter there will be no homework. Okay? I'm just writing instruction. No homework in this part. Right? Just now I'm writing. Huh? Enjoy yourself. हाँ, पूरा लेसन पढ़ना, नेट पे सर्च करना, एनसाइक्लोपीडिया ढूंढना, कुछ अच्छी अच्छी बातें मैं सब आपको बताता हूँ लेसन के जरिए। जितना मैं जानता हूँ मैं आपको साथ शेयर करता हूँ। बराबर है? आप भी ढूंढो, कई सारी अच्छी बातें आपको मिलेगी। होमवर्क में क्या होगा? नो होमवर्क फॉर today's topic. Okay? No homework for today's topic. You read this lesson. That is your homework. मजा आएगा। और इसके मैंने कई सारी चीजें आपको बताई, आप ढूंढो, सर्च करो, बहुत सारी चीजें आपको जानने को मिलेगी, मजा आएगा। आप भी एंजॉय करोगे कि ये मेरा भारत है, मेरा देश है। वो तो फीलिंग होनी चाहिए ना, राइट? सो चिल्ड्रन, we are ending this lesson. Meet you in next lecture. Till then, goodbye. See you.